तो चलिए एक और सेशन करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मुझे उम्मीद है पहला जो पार्ट था वो आपको पसंद आया होगा, आपने खूब प्रैक्टिस किया होगा। मैंने काफ़ी कुछ आपको उसमें करने के लिए मटेरियल दिया है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे, अपने जो क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ का जो स्टडी मटीरियल है उनमें अब आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज़ पे। और अब आपको बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से पता है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे लिंकेज से। तो देखिए लिंकेज किसे कहते हैं। तो हमने ये कहा कि ह्यूमन जीनोम में जो हैप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम है कितने होते हैं, ये आपको पता है। और दूसरी चीज़ ये बताइए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो फाइंडिंग थी, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम्स। तो पहली चीज़, तो क्या आप जीनोम शब्द जानते भी हैं कि जीनोम किसे कहते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन दी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको आप क्या कहते हैं, जीनोम। अब आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, कितने क्रोमोसोम हैं, कितनी जीन्स हैं, कितने बेस पेयर हैं। अगर आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करें तो ये जीनोम की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। तो अब आपने मुझे बताना है कि जीनोम में व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर 2, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जीन्स। एंड नाउ वी नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। सो इसका मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन्स होंगी, और ये जो जीन्स हैं एक ही क्रोमोसोम पर वो आपस में लिंक्ड जीन्स हैं। सो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 पे जितनी भी जीन्स हैं वो सब क्या क्या हैं, आपस में लिंक्ड है। इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 2 पर जितनी जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 2 पर आपस में क्या है, लिंक्ड है। यू गॉट द आइडिया। इसका मतलब नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे। सो एक क्रोमोसोम पे जैसे मैंने कहा अभी आपसे कि क्रोमोसोम नंबर 1 पे जितनी जीन्स हैं दे आर लिंक्ड एंड दे फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 10 पर जो जीन्स हैं दे आर लिंक्ड एंड दे फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बींग्स में XXXY मेल हेट्रोगैमेटी सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, से फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन फीमेल्स एंड इन ह्यूमन मेल्स, विल द नंबर बी डिफरेंट एंड हाउ डू यू एक्चुअली पुट इट। किस तरह से आप ये कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स कितने हैं। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गया लिंक्ड जीन्स किसे कहते हैं। दूसरी चीज हमें समझ में आ गया कि लिंकेज ग्रुप किसे कहते हैं। तीसरा कंसेप्ट ये है कि लिंकेज, देखिए इसका मतलब क्या है, जहां क्रोमोसोम जाएगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से आपको पता है कि इट इज द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दैट डिसाइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स। तो इसका मतलब ये है कि जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां उसके ऊपर की जीन्स जाएंगी। एंड दिस टेंडेंसी ऑफ द लिंक्ड जीन्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इज कॉल्ड एज लिंकेज। और क्या आप जानते हैं लिंकेज कैसे टूट सकती है? सो आंसर इज क्रॉसिंग ओवर। और आप याद कीजिए सेल डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ था, सबसे क्रॉसिंग ओवर होने से पहले क्या हुआ था, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते थे, साइनेप्सिस। क्या बनता था बीच में, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो टर्म मैं बोलता जा रहा हूँ क्या आपको याद है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता था। फिर क्रॉसिंग ओवर होती थी पैकिटीन में, पहले आता था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको आपने क्या कहा था, क्रॉसिंग ओवर। डू यू नो व्हाट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो अगर मैं रिकॉम्बिनेशन को या क्रॉसिंग ओवर को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो मैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को कैसे डिस्क्राइब करूँगा। और क्या आप समझ पा रहे हैं कि ट्रांसलोकेशन जैसे क्रोमोसोमल एब्रेशन में जो जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पर जा रही है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एंड व्हाट वुड बी अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, किसी दो जीन के बीच में लिंकेज तब टूटेगी जब उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बीच में बनेगा तभी क्रॉसिंग ओवर होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे कहती है कि अगर जीन्स क्लोजली लिंक्ड हैं, अगर क्लोजली लिंक्ड हैं तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हैं, और अगर एक ही क्रोमोसोम पर दूर दूर लोकेटेड है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा है। दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। बड़ी आसानी से आपको बात समझ में आ रही होगी कि मान लीजिए किसी क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स बहुत पास पास है, तो आप जानते हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रक्चर जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है उसका इन दोनों के बीच में बनना सारे केसेस में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये काफ़ी दूर दूर है तो ज़्यादा चांसेस है कि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा और ये लिंकेज टूटेगी। सो इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, how is it related to the link, strength of linkage is how it is related to the distance between the two genes.
तो मुझे ये रिलेशन आपने बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज और डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म और डिस्टेंस के बीच में क्या है, क्या कोरिलेशन है, तो एक तो ये चीज़ आपने दिमाग में रख ली कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो देखिए अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस शुड गिव अ रेशो ऑफ 1:1:1:1, जिसमें 50% पेरेंटल और 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। तो ये जो 50% रिकॉम्बिनेशन है, ये मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। सो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50%। मैंने आपको कई बार ये पढ़ाया है कि रिकॉम्बिनेंट्स विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 50%। 0 हो सकते हैं, 50% से ज़्यादा नहीं होंगे, और पेरेंटल 50% से कम नहीं होंगे, 100% हो सकते हैं। और इसकी आपने मुझे फिजिकल बेसिस बतानी है। वाई इज इट सो दैट द रिकॉम्बिनेंट्स विल नेवर बी मोर देन 50% एंड द पेरेंटल्स विल नेवर बी लेस देन 50%। तो हमारे सामने सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ये आ गया कि अगर हम एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं और रेशो ये नहीं आता, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। सो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो लिंकेज नहीं है, लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। जीन्स अगर बहुत पास है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, दूर है तो लिंकेज की स्ट्रेंथ क्या है? कम है। ये बात समझिएगा। और अगर लिंकेज टूट रही है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बनेंगे, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं बनेंगे। और यही वजह, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि क्यों रिकॉम्बिनेंट्स कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी इक्वल टू और लेस देन 50%, और इसी तरह से पेरेंटल्स जो है दे विल बी मोर देन और इक्वल टू 50%। एक बात तो ये समझ में आ गई। मान लीजिए आप एक इस तरह की डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करते हैं और केवल पेरेंटल्स बनते हैं, ओनली पेरेंटल्स, तो आप इसे कहेंगे कंप्लीट लिंकेज। 0% रिकॉम्बिनेंट्स, 100% पेरेंटल, किसी भी केस में क्या नहीं टूटी? लिंकेज नहीं टूटी। आप इसे क्या कहेंगे? कंप्लीट लिंकेज कहेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर ये रेशो आ जाता है तो आप इसे क्या कहेंगे कि ये से फॉर एग्जांपल ये क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। एक और कंडीशन हो सकती है, अभी आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। दूसरी चीज़, इनकम्प्लीट लिंकेज आप समझ गए कि मान लीजिए 75% पेरेंटल बने और 25% रिकॉम्बिनेंट बने, तो रिकॉम्बिनेंट 25% बने, रिकॉम्बिनेंट बने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि लिंकेज टूटी है, लेकिन पूरे केसेस में नहीं टूटी है, नहीं तो 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनते। और यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है नहीं, और जितना 50% से कम रिकॉम्बिनेंट्स हुए हैं उतने ही 50% से ज़्यादा पेरेंटल्स हुए हैं। तो दो तरह के पेरेंटल होते हैं, तो इसको हम कहेंगे 37.5%, दो तरह के पेरेंटल्स, और 12.5% रिकॉम्बिनेंट्स। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं रेशो 3:1:1:3 आया है। तो अगर लिंकेज है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है उतने ज़्यादा पेरेंटल बनेंगे, जितनी लिंकेज की स्ट्रेंथ कम है उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, विद अ मैक्सिमम कैप ऑफ 50% ऑन रिकॉम्बिनेंट्स। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। सो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लिंकेज वर्सेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और याद रखिएगा, जो मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ पूछा जा सकता है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पूछा जाएगा। इट इज़ सच अ कॉमन क्वेश्चन। So if the question is not asked, that will be a rarity. Generally ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे कि लिंकेज TH मॉर्गन, स्टर्टेवेंट, याद कीजिए TH मॉर्गन की क्रॉस दी हुई है। आप देखिए उस पर्टिकुलर NCERT में 2 क्रॉसेस दी हुई हैं, जहाँ पर जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, आप देखेंगे 30% से ऊपर रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं। जहाँ पर जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो वहाँ आप देखेंगे केवल 1.5 या 2% क्या बन रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। उस पूरी क्रॉस को पूरे तरीके से F2 तक बनाइए, F2 तक बनाइए। मैंने देखा है कई बारी बच्चों को वो पूरी क्रॉस आगे समझ नहीं आती है कि F2 में ये प्रोजेनी कहाँ से आए। सो आप उठाइए और उस पूरी क्रॉस को पूरा, हर जनरेशन में जो पेरेंट्स कितनी तरह के गैमेट बनाएंगे, फिर उनका पनट स्क्वायर बनाइए, सारी चीज़ बनाइए, और उस पूरे की पूरी क्रॉस को कहाँ तक बनाइए? F2 तक। दैट विल बी अ गुड एक्सरसाइज, दैट विल बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर आपकी NCERT में एक छोटा सा टेबल दी हुई है, एक तरफ को दोनों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो बहुत सिमिलर हैं, और नीचे इन टेक्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि बताइए कि कहाँ पर जीन एलील की बात हो रही है, कहाँ पर क्रोमोसोम की बात हो रही है। केयरफुली देखिए उसको। अगर आपको लिंकेज का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से पता है तो उसमें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे उसको पढ़िए, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी आंसर दीजिए एंड देन क्रॉस चेक इट विद अ प्रॉपर सोर्स। फिर आप देखिएगा कि आपने ठीक सोचा कि नहीं सोचा। गड़बड़ तब होती है जब आप सीधा आंसर देख लेते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि बेटा सीधा आंसर नहीं देखना है, क्योंकि फिर आंसर अगर गलत भी है तो आप बायस हो जाते हैं, और बायस होने के बाद में आंसर के हिसाब से अपने को जस्टिफाई करते हैं और गलत चीज़ भी याद कर सकते हैं। सो मेरे हमेशा बच्चों से ये कहना होता है कि पहले क्वेश्चन को कीजिए और फिर देखिए कि वो ठीक था कि नहीं था। फिर उसको किसी प्रॉपर सोर्स से ये देखिए कि एग्जैक्ट तरीका क्या था इसका करने का, और उस जगह को पिन पॉइंट कीजिए जहां आपने मिस्टेक करी। क्योंकि ये जो है फिर हम बिल्कुल जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पर इस मिस्टेक को हटाएंगे, क्योंकि इसे सिस्टम से हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हर बारी गलती होगी। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। देखिए एक और चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए वो ये कहते हैं कि दो लोकस के बीच में, देखिए एक फंडा दे रहा हूँ मैं आपको। सो जस्ट गिविंग यू टाइप ऑफ रूल टाइप ऑफ थिंग, एक फंडा दे रहा हूँ ताकि आप किस तरह से इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए वो आपसे ये कहते हैं कि एक हम क्रॉस कर रहे हैं और उसमें 40% केसेस में क्याज़्मा बना है। सो अब आप क्याज़्मा को कोरिलेट कीजिए सेल डिवीजन से कि किस तरह से क्याज़्मा कोरिलेटेड है क्रॉसिंग ओवर के साथ में। सो आपको याद है क्याज़्मा डिप्लोटीन में बनता है, वो साइटोलॉजिकल क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन में होती है और क्याज़्मा जो अपीयर होता है वो डिप्लोटीन में, और डिप्लोटीन बाद में आता है पैकिटीन के। तो इसीलिए क्याज़्मा वो जगह नहीं है जहाँ क्रॉसिंग ओवर होनी है, क्याज़्मा एक्चुअली वो जगह है जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बड़े ध्यान से, तो हमने ये कहा कि मान लीजिए 40% केसेस में क्या बना है, क्याज़्मा बना है। So chiasma formation has occurred in 40%. So total number of recombinants will be 20%, which will be half of the percentage of the chiasma. अब आप उठाइए अपनी कॉपी और सेल डिवीजन से बनाइए, आप बनाइए टेट्राड और देखिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। So मैंने ये कहा कि अगर 40% केसेस में chiasma बना है तो हम ये कहेंगे कि 20% क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। और देखिए ये टोटल नंबर है, और अगर आपसे ईच पूछ ले दैट वुड बी 10%, दैट वुड बी 10%, दैट वुड बी 10%। ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अब मान लो उल्टा भी कह सकते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, कितने परसेंट में क्याज़्मा बना है। सो आंसर वुड बी 60% ऑफ केसेस, 60% ऑफ केसेस। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर ये मियोसिस हो रहा है तो किसी एक सेल में नहीं हो रहा। आप ह्यूमन मेल्स की बात करेंगे तो आप गैमेटोजेनेसिस में देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 100 मिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। 100 मिलियन स्पर्म्स मीन्स 25 मिलियन सेल्स में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। नाउ वी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थिंग। आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो 8.5 बिलियन ह्यूमन बींग्स है सब एक दूसरे से अलग हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो मियोसिस हो रहा है एक बारी में 100 मिलियन स्पर्म, दैट विल बी अ लोअर नंबर एक्चुअली इन द टोटल सीमन और द टोटल इजैकुलेट पर टाइम, द नंबर विल बी ऑन द लोअर साइड। और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि 25 मिलियन सेल्स में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इसमें 60% में क्याज़्मा बन रहा है, तो अब हमने ये कहा कि 30% क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। देखिए एक और चीज़ समझिए इधर ध्यान से। फिर एक बहुत आसान क्वेश्चन आता है जीन मैपिंग के ऊपर। देखिए इस जीन मैपिंग से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ आपको, बड़े तरीके से पढ़िए। टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट में आपने कहानी वहाँ से शुरू करनी है कि जब उसने ऑब्जर्व किया अपनी फ्लाइज में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई में, तो उसको एक वाइट आइड फ्लाई दिखाई दी और वहाँ से उसकी क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि ये वाइट आई कलर आया कहाँ से। और फिर दूसरी चीज़ वो बार बार ये देख रहा था कि इट इज़ नॉर्मली मेल, केवल मेल में ही आप उसको वाइट आई कलर दिख रहा था। तो वो ये देखना चाह रहा था कि क्यों ये मेल्स में इतना ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में होता भी है कि नहीं, कहीं लिथैलिटी तो नहीं है। और किस तरह से उसने ये प्रूव किया कि ये पर्टिकुलर जीन एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होगी। सो इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीड। ये चीज़ आपको इस तरह से समझनी है कि टी.एच. मॉर्गन ने देखा, फिर उसने सोचा कि ये कलर कहाँ से आया,
फिर उसने देखा कि मेल फ्लाइज में ही क्यों दिख रहा है, फिर उसने देखा कि फीमेल में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या दिखाई दिया, क्या समझ में आया उसको, और फिर अल्टीमेटली कैसे उसने ये कहा कि ये जो ट्रेट है एक्स लिंक्ड होना चाहिए। एक्स लिंक्ड का मतलब अब आपको समझ में आ गया, वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ आप देखते हैं, बड़े सेंटीमॉर्गन याद कीजिए जब मैं जीन मैपिंग पे आ रहा हूँ। सो असाइनिंग द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन अ क्रोमोसोम, उनके लोकस को फिक्स करना, इसे आप क्या कहते हैं, जीन मैपिंग कहते हैं। इसको आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए 1 सेंटीमॉर्गन दूर है तो आपको पता है 1% रिकॉम्बिनेंट्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 60 सेंटीमॉर्गन दूर है तो 60% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम 50%। तो ऐसा नहीं है कि 60 मैप यूनिट्स है, विच इज़ वेरी वेरी इजीली पॉसिबल ऑन अ क्रोमोसोम, बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि 60 मैप यूनिट का मतलब 60% रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनेंगे, इसको जोड़ते मत चले जाइएगा। इट इज़ टू अ कैप ऑफ मैक्सिमम ऑफ 50%, मैक्सिमम ऑफ 50%। तो मुझे उम्मीद है ये पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए इसी तरह से अभी मैंने जिक्र किया कि देयर आर सम कैरेक्टर्स विच विल बी लिंक्ड टू द एक्स क्रोमोसोम। कुछ कैरेक्टर्स कौन से क्रोमोसोम पर लिंक्ड होंगे, एक्स क्रोमोसोम पर। और आप जानते हैं हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम को ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को ही आप सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इसकी वजह क्या है ये बताइए। वाई virtually the X linked inheritance is called as the sex linked inheritance, या traits which are linked to the X chromosome are called as sex linked traits। दूसरी चीज, आपकी NCERT में जो disorders आपको explain किए हुए हैं वो sex linked recessive disorders है, लेकिन it will be very good if you know 1 or 2 sex linked dominant disorders as well। So किसी किडनी डिसफंक्शन के बारे में पढ़िए कि क्या है वो, ये थोड़ा सा याद रखिए। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, एल्बिनिज्म क्या है, टे सेक्स डिजीज़ क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, ये कुछ चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हंटिंगटन्स कोरिया क्या किस तरह से इनहेरिट होती है, ये कुछ बड़े कॉमन जो कंडीशंस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से सेक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन भी 1-2 पता होनी चाहिए। सेक्स लिंक रिसेसिव आपकी NCERT ही आपको बता रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, ये दोनों क्या हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता जाऊँगा। देखिए बेटे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। मैंने बहुत एग्जॉस्टिव वीडियो इसमें आपके साथ किया है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ तो ये है कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस विल नॉट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट। रेसिप्रोकल क्रॉसेस सेम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, पहला फीचर तो ये याद रखिएगा। दूसरा फीचर ये याद रखिएगा कि देयर इज क्रिस क्रॉस, मतलब कहने का ये है कि जो एक्स क्रोमोसोम है, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो एक्स क्रोमोसोम है फादर का, दैट इज इनहेरिटेड एक्सक्लूसिवली बाय द डॉटर्स। दूसरा पॉइंट ये है कि सन्स गेट देयर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर्स। तो देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर के पास जाता है और सन का एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर के पास जाता है और मदर का एक्सक्लूसिवली सन के पास जाता है। मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मदर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर के पास भी जाता है, लेकिन सन के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो एक्सक्लूसिवली मदर से आता है। दिस इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्रिस क्रॉस। और तीसरा स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस है। सो स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस है, तो अगर पेरेंटल जनरेशन में जिस सेक्स में डिसऑर्डर है तो आप देखेंगे F1 में वो नहीं होगा, F2 में कुछ उसी सेक्स के इंडिविजुअल्स में वो डिसऑर्डर दोबारा दिखाई देगा। सो ये मैंने 3 कैरेक्टर आपको बताए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। अब आपसे पूछेंगे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशंस के बारे में बताइए। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशंस के बारे में ये समझ लीजिए बड़े ध्यान से कि पहला, दे आर मोर कॉमन इन दी मेल्स ऑफ दी स्पीसीज। और यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए हेमीजाइगस किसे कहते हैं। सो मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, जैसा मैंने आपसे कहा क्रिस क्रॉस का मतलब आपको समझ में आ गया। फिर मैंने लिखा कि स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, ये कुछ टर्म्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। हेमीजाइगस कंडीशन क्यों कहते हैं मेल में, और फिर हमने ये पूछा कि वाई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन मेल्स, मोर कॉमन इन मेल्स। ये एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए,
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, क्योंकि द नंबर ऑफ प्रोजेनी इज लिमिटेड इन ह्यूमन बींग्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली चॉइस मीटिंग्स आर नॉट पॉसिबल. So for example, it is not possible to conduct a test cross in human beings to see whether this person is heterozygous or homozygous. So I hope you got the idea. तो सबसे important चीज़ तो ये है कि choice meetings possible नहीं है. दूसरा मैं एक और चीज़ आपसे क्या कह रहा हूँ कि number of progeny limited है, तो conventional genetic analysis जैसा आपने plants में किया, that is not possible in humans. तो आपको resort करना पड़ेगा कुछ special चीज़ पे. आप जानते हैं मैं pedigree analysis की बात कर रहा हूँ. So pedigree analysis जब आप करते हैं तो उसमें फिर आपको generally जो आपका जो नीट एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें 4 तरह के डिसऑर्डर्स के बीच में आपको पहचानना आएगा कि वो पूछेंगे कि ये बताइए कि ये डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है. तो मैं यहाँ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के कुछ ट्रेट्स बता रहा हूँ और ये जो ट्रेट्स हैं आपको मदद करेंगे ये पहचानने में कि ये सेक्स लिंक्ड है कि नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेडिग्री एनालिसिस में मान लीजिए कि किसी एक फादर और सन में डिजीज़ है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, फादर और सन में डिजीज़ है, तो ये तय है कि सन में ये डिजीज़ फादर से नहीं आई. और अगर मदर दिखने में नॉर्मल है तो 100% कैरियर होगी. देखिए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए मेल में कैरियर नहीं हो सकता, फीमेल में कैरियर होगा. तो फीमेल कैन बी टोटली नॉर्मल, फीमेल कैन बी फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर, और फीमेल कैन बी अफेक्टेड बट दैट वुड बी रेयर, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेंट एलील आनी चाहिए. ये बात आपको समझ में आ गई. मेल में या तो नॉर्मल होगा या फिर वो जो है अफेक्टेड होगा, देयर वुड बी नो कैरियर स्टेट. फिर हम ये कह रहे हैं कि फादर और सन दोनों में अगर डिजीज़ है, फादर और सन दोनों में अगर डिजीज़ है तो तय है कि मदर अगर नॉर्मल है तो कम से कम कैरियर होगी. ये बात याद रखिएगा. दूसरी चीज, क्योंकि देखिए अगर मदर देखिए नॉर्मल है और सन अफेक्टेड है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो फिर वो कैरियर है. इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ मत निकाल दीजिएगा किसी भी तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि अब ये बात पक्के तौर पे पता है. जो चीज़ पक्के तौर पे पता है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते. अगर वो फिनोटिपिकली नॉर्मल है तो कैरियर है, तो बात तय है, क्योंकि उसका सन अफेक्टेड है. तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं कर देंगे कि दिस कैन बी कैपिटल कैपिटल और कैपिटल स्मॉल. इस तरह की गलती मत करिए. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे एग्जाम में करते हैं और अक्सर पेडिग्री एनालिसिस में फिर उनके जो आंसर्स हैं वो गलत हो सकते हैं. आगे देखिए, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए. ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. एक और चीज़ देख लीजिए कि मान लीजिए डॉटर अफेक्टेड है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, डॉटर अफेक्टेड है, तो फादर हैज़ टू बी अफेक्टेड. फादर 100% अफेक्टेड होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल फादर हो और जो है फीमेल में डिजीज़ आ जाए, फीमेल प्रोजेनी में. तो ये 3 कैरेक्टर आपको समझ में आ गए. जैसा मैंने आपसे कहा, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. अगर हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात करेंगे, इट विल बी मोर कॉमन इन द फीमेल्स. अगेन यू विल हैव टू गिव मी एन आंसर फॉर व्हाई इज इट सो. इट इज़ मोर कॉमन इन द फीमेल्स. नंबर 2, कैसे पता चलेगा? देखिए अगर सन अफेक्टेड है तो मदर अफेक्टेड होगी. अब देखिए डोमिनेंट डिसऑर्डर का कैरियर नहीं होता, डोमिनेंट डिसऑर्डर का कैरियर नहीं होता, तो सन अफेक्टेड है तो मदर अफेक्टेड होगी, ये बात तय है. और अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर्स अफेक्टेड होगी, सारी. आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल डॉटर्स मस्ट बी अफेक्टेड. सो ये वो क्लूज है जो आपको पेडिग्री एनालिसिस में मदद करेंगे. पेडिग्री एनालिसिस में थोड़ा सा ध्यान और दीजिएगा कि मान लीजिए सबसे पहले किसी भी पेडिग्री में ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 नॉर्मल पेरेंट्स एक अफेक्टेड चाइल्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो 2 नॉर्मल पेरेंट है, बच्चा कैसा है? अफेक्टेड है. आंख बंद करके 50% चीज़ तो हो गई कि ये डिसऑर्डर डोमिनेंट नहीं हो सकता, रिसेसिव है. पहला तो फंडा मैंने आपको ये दे दिया कि आपको ये समझ में आ गया कि डिसऑर्डर डोमिनेंट नहीं होगा, रिसेसिव होगा. दूसरा काम ये कीजिए कि अगर ये मेल में है, केवल मेल में है, तो इसके चांसेस ज़्यादा सोचिए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. और अगर ये दोनों में है तो पक्का है कि फिर ऑटोसोमल है. फिर क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है. एक तो ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से मैं ये इवेल्युएट कर रहा हूँ. दूसरी चीज़ सेक्स लिंक डोमिनेंट मैंने आपको बता दिया. और और डोमिनेंट कंडीशन के बारे में एक और चीज़ देखिएगा. डोमिनेंट जब पेडिग्री आपके सामने आएगी तो करीब करीब हर जनरेशन में इंडिविजुअल्स विल बी अफेक्टेड. एंड अगर दोनों में अफेक्टेड है, से फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं, तो मोस्ट लाइकली दिस वुड बी ऑटोसोमल डोमिनेंट. और अगर आप ये देखेंगे फादर अफेक्टेड है और सारी डॉटर अफेक्टेड है, इस तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक डोमिनेंट है.
तो देखिए पेडिग्री को एक बार रिव्यू करते हैं। हमने कहा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। सबसे पहले हम वो क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स और अफेक्टेड चाइल्ड है, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए पेडिग्री। फिर हम ये देखेंगे कि अगर ये रिसेसिव है तो हम ये देखेंगे कि खाली मेल्स में तो नहीं है, तो ज़्यादा चांसेस है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के। फिर आप ये देखेंगे दोनों सेक्सेस में है तो ज़्यादा चांसेस है ऑटोसोमल रिसेसिव के। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर आई बात डोमिनेंट की। डोमिनेंट में पहले सेक्स लिंक डोमिनेंट पहचानिए। क्लू सबसे बढ़िया क्या है कि किसी मेल को देखिए अफेक्टेड है और उसकी प्रोजेनी डॉटर्स को देखिए, सारी अफेक्टेड हैं तो यस इट कैन बी सेक्स लिंक डोमिनेंट। एक भी नहीं है तो इसका मतलब ये सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, और जो बच गया वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। दिस विल बी अ यूजफुल एल्गोरिदम टू एक्चुअली गो फॉर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द नीट एंट्रेंस एग्जाम। एक और चीज़ आपसे पूछ सकते हैं वाई लिंक्ड जीन्स के बारे में, ओलैंड्रिक जीन्स के बारे में, तो बहुत ही आसान है। फादर अफेक्टेड है, सारे सन्स अफेक्टेड है। फादर अफेक्टेड है, सारे सन्स अफेक्टेड है। एक भी सन में डिसऑर्डर नहीं है तो ये वाई लिंक्ड नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द पेडिग्री। और जैसा मैंने आपसे कहा जिस चीज़ के बारे में सर्टेन है उसकी प्रोबेबिलिटी मत निकालिएगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है। और एक और चीज़ याद रखिए कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर रेयर डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स रेयर डिसऑर्डर्स हैं, तो आपने बहुत कम लोग एल्बिनो देखे होंगे। आपने एल्बिनो, ऑक्यूलोकुटेनियस एल्बिनिज्म, पूरे वाइट होते हैं, आपने बहुत कम लोग देखे होंगे। दीज आर नॉट वेरी कॉमन डिसऑर्डर्स माइंड यू। सो अनलेस एंड अंटिल देयर इज 100% एविडेंस अवेलेबल, एनी पर्सन कमिंग इनटू द फैमिली फ्रॉम आउटसाइड एंड इज नॉर्मल मस्ट बी टेकन कंप्लीटली नॉर्मल। कैपिटल ए लेंगे। तो अगर आप 50 की क्लासरूम में बैठते हैं और आप में से किसी को एल्बिनिज्म नहीं है और आपकी फैमिली में किसी को एल्बिनिज्म नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सबका जीनोटाइप कैपिटल ए है। हाँ, आप मेरे से आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर हम 50 के 50 कैपिटल ए स्मॉल ए भी तो हो सकते हैं, डेमोक्रेसी है। बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में मेरे भी राइट्स हैं, मैं आपको -1 नंबर दे दूंगा। इसका मतलब यह है कि आपकी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है डिसऑर्डर बहुत रेयर होते हैं, हर कोई आदमी कैपिटल ए स्मॉल ए नहीं है। तो हिंदुस्तान में मान लीजिए 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोग में ऐसा नहीं है कि 128 करोड़ लोग कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं। अब उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता जो इसके बाद भी अड़ जाए कि नहीं सर हो तो हो सकता है, इट इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल। तो बिल्कुल ठीक बात है बेटे, घर बैठिए -1 एक नंबर लेकर के। सो बड़ी स्ट्रिक्ट बात मैंने आपसे करी, ट्राई टू गो विद कॉमन सेंस इन द एंट्रेंस एग्जाम। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताया। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करती है जो बहुत आसान है और आपको बहुत आसानी से आता भी है, वो है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में मैं कुछ लिखता जाता हूँ, बताइए। XXXY मेल हेट्रोगैमेटी, क्या आपको इन शब्दों का मतलब पता है? मेल हेट्रोगैमेटी, कैन यू टेल मी दी एग्जाम्पल? ZZZW फीमेल हेट्रोगैमेटी। देखिए मैं लिखता जा रहा हूँ, आप मुझे बताते जाइए ये आपको सारे सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म्स पता है कि नहीं पता है। XXXO मेल हेट्रोगैमेटी किस में मिलता है, ये भी आपको पता है कि नहीं पता है। इसके अलावा देखिए हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी में कौन हैप्लॉइड होता है, कौन डिप्लॉइड होता है, किस में पार्थिनोजेनेसिस से डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा जीनिक बैलेंस ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, Kelvin Bridges, the X/A ratio, and do you know that this is total number of X and this is sets of autosomes? किस रेशो से डिसाइड होता है मेल है कि फीमेल है? एंड वेरी importantly, do you know that Y chromosome is the male determining factor in human beings? Y chromosome ह्यूमन बींग्स में मेल डिटर्मिनिंग फैक्टर है। सो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, द कंसेप्ट ऑफ इनएक्टिवेटेड हेट्रोक्रोमेटाइज्ड वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इन द फीमेल, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बार बॉडी। सो बार बॉडी के बारे में बताइए कि बार बॉडी किसे कहते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक एक्स क्रोमोसोम को छोड़ करके हमने ये कहा कि बाकी सारे के एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे। और अगर आपने शब्द ध्यान से सुना था तो मैंने कहा था इस इनएक्टिवेशन के लिए हेट्रोक्रोमेटाइजेशन होगा। और फिर आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मल फीमेल में कितनी बार बॉडी मिलेंगी, मेल में क्या बार बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। व्हाट अबाउट लाइनफेल्टर मेल, व्हाट अबाउट टर्नर फीमेल, व्हाट अबाउट अ मेटा फीमेल, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बार बॉडीज इन दीज इंडिविजुअल्स। और कब देखी जा सकती है कैरियोटाइप पे बार बॉडी, कहाँ ज़्यादा कॉमनली दिखाई देगी। और
एक और चीज़ बताइए, इट विल बी गुड इफ़ यू नो दैट वाई फीमेल बॉडी एग्जिबिट व्हाट इज कॉल्ड एज मोजाइसिज्म with respect to heterochromatization और inactivation of the X chromosome. So ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो लास्ट पार्ट है आपकी NCERT का जो चैप्टर है, इसका जो लास्ट पार्ट है, इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स आपके साथ उन्होंने डिस्कस किए हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और दूसरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए। जीन म्यूटेशन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेजन किसे कहते हैं, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, व्हाट इज यूप्लॉइडी, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी की वजह क्या है, व्हाट इज डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये सारे के सारे टर्म्स मुझे पता होने चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे ये पता होना चाहिए जीन या पॉइंट म्यूटेशन क्या है, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्रोमोसोमल एब्रेशन किसे कहते हैं। सो ये शब्द हो गया क्रोमोसोमल एब्रेशन। फिर हम कह रहे हैं कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर में यूप्लॉइडी किसे कहेंगे। यूप्लॉइडी में मुझे बताइए हाउ विल यू डिफाइन पॉलीप्लॉइडी। मुझे ये बताइए कि व्हाई वुड यू लाइक टू मेक अ ट्रिप्लॉइड प्लांट। आप एक ट्रिप्लॉइड प्लांट क्यों बनाना चाहेंगे हॉर्टिकल्चर में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। और मुझे ये बताइए व्हाट एग्जैक्टली इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में चेंज इन क्रोमोसोम नंबर कैसे डिफरेंस है यूप्लॉइडी से। और मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में अंतर क्या है। सो ये एक प्रिलिमिनरी चीज़ मैंने आपको बताई कि ये जो दोनों डिसऑर्डर्स हैं इनको पढ़ने से पहले क्या आप इन सारी टर्म्स में कंफर्टेबल है, बिल्कुल क्लियर है आपको। अब देखिए अगर हम आगे देखते हैं, सो अगर मैं अब आपको इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के बारे में बताना शुरू करूं तो आप जानते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। देखिए रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, दो तरह के डिसऑर्डर्स, दोनों एक्स लिंक्ड हैं, उसके बारे में हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर हम आगे देखें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में फेनाइलकीटोन्यूरिया। सो फेनाइलकीटोन्यूरिया में मुझे बताइए कि फिनाइल एलेनिन अगर टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो इस एंजाइम का नाम क्या है, और अगर इस एंजाइम की जीन में म्यूटेशन है तो क्या होगा। और ये जो फिनाइल एलेनिन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एंड देयरफॉर इट विल बी पास्ड इन यूरिन एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फेनाइलकीटोन्यूरिया। एंड ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, हाउ इट डैमेजेस द न्यूरॉन्स, एंड दिस इज द बिग प्रॉब्लम। और क्या आप जानते हैं कि फेनाइलकीटोन्यूरिया इज शोइंग प्लियोट्रॉपी। इट इज इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन एंड एग्जिबिट्स प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में मुझे बताइए क्या आप जानते हैं ओडर, इस पेशेंट का ऑर्डर कैसा होता है। दूसरा, डू यू नो दैट देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इन पिगमेंटेशन एज वेल, एंड ऑब्वियसली वी आर सेइंग द मेंटल डेवलपमेंट, दीज विल बी प्रॉब्लम्स। सो ये प्लियोट्रॉपी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया में बेसिक जीन म्यूटेशन पूछी जा सकती है। फिनाइलकीटोन्यूरिया में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, क्यों इसको फिनाइल कीटोन यूरिया कह रहे हैं, ये कीटोन कौन सा है, क्या आप जानते हैं कि कीटोन कौन सा है और किस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है न्यूरॉन्स को। सो दिस विल बी द क्वेश्चंस, दीज विल बी द क्वेश्चंस ऑन फिनाइलकीटोन्यूरिया। सिकल सेल एनीमिया बहुत ही प्रिय क्वेश्चन बच्चों का, तो एग्जैक्टली आपको ये पता होनी चाहिए व्हाट इज द जीन म्यूटेशन। हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन में प्रॉब्लम आती है। एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 अल्फा 2 बीटा चेन है, तो अल्फा चेन में आती है कि बीटा चेन में आती है, कौन सी पोजीशन पर आती है, कौन सा ओरिजिनल अमीनो एसिड है और कौन सा अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाता है, mRNA कोडोन कैसे चेंज हुआ, डीएनए की टेम्पलेट पे क्या म्यूटेशन होगी जिससे mRNA कोडोन चेंज होगा और उस चेंज की वजह से क्या चेंज अमीनो एसिड में आएगा। और इतने सारे अमीनो एसिड का हीमोग्लोबिन चेन होने के बावजूद क्यों केवल एक ही अमीनो एसिड के चेन से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, मुझे बताइए कौन सी चेन इन्वॉल्व है, फिर मुझे बताइए कि डीएनए की टेम्पलेट पे क्या चेंज आया, फिर mRNA कोडोन कैसे चेंज हुए, फिर कौन सा अमीनो एसिड रिप्लेस हो गया और क्यों केवल एक ही अमीनो एसिड के रिप्लेसमेंट से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। और एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी एंड द लो ऑक्सीजन टेंशन। लो ऑक्सीजन टेंशन और चेंज इन शेप इन आरबीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और फिर मुझे बताइए, जब आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन की तरह इनहेरिट हो रहा है लेकिन प्लियोट्रॉपी एग्जिबिट करता है, सो डू यू नो अबाउट द वेजो ऑक्लूसिव प्रॉब्लम्स।
तो ये जो RBCs हैं ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे. देन देयर वुड बी मल्टीपल इन्फार्क्ट्स, देयर मे बी इस्कीमिक इन्फार्क्ट्स एट मल्टीपल प्लेसेस, देयर मे बी एक्यूट चेस्ट क्राइसिस, देयर विल बी स्प्लीन क्राइसिस, बहुत सारे बोन मैरो के क्राइसिस हो सकते हैं. सो सिकल सेल एनीमिया में बहुत सारे क्राइसिस होते हैं. एंड देन डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड सिकल सेल ट्रेट? और सिकल सेल ट्रेट वाले इंडिविजुअल्स को किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या सेलेक्टिव एडवांटेज और क्यों? बिल्कुल प्रिसाइज चीज चाहिए. आप केवल मलेरिया मत करना, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली बताइए सिकल सेल ट्रेट क्या है, किस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में उनको सेलेक्टिव एडवांटेज है, और ये सेलेक्टिव एडवांटेज उनको एग्जैक्टली मिलता क्यों है. Why do they get this selective